हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमारे देश के विदेश मंत्री ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स, उसके अलावा देश की आबादी से रिलेटेड। इन्होंने यहाँ पर पहली बात तो ये कहा है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स आज के समय कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल रहे भारत की विदेश नीति पर। इन्होंने ये कहा है कि देखो, एक टाइम पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था वोट बैंक पॉलिटिक्स का देश की विदेश नीति पर, मगर आज के समय इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। ये अपने आप में मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जयशंकर साहब ने यहाँ पर इजराइल का एग्जाम्पल दिया है और ये कहा है कि इजराइल से इंडिया ने प्रॉपरली अपने रिलेशंस कई सालों तक इसलिए डेवलप नहीं किए क्योंकि सरकार को डर था कि देश में जो वोट बैंक पॉलिटिक्स की इक्वेशन है वो खराब ना हो जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जयशंकर साहब ने कहा क्या है, इजराइल से ओवर द ईयर्स इंडिया को क्या बेनिफिट मिले हैं, आबादी को लेकर जयशंकर साहब ने क्या कहा है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत अपने इतिहास में पहली बार अपना रक्षा मंत्री इस कंट्री में भेजने वाला है। आपको बताना ये कौन सा देश है जहां पर इतिहास में पहली बार इंडिया अपना डिफेंस मिनिस्टर भेजेगा। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, साउथ कोरिया, मंगोलिया, सऊदी अरेबिया या फिर नॉर्थ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ डॉक्टर अजय शंकर ने यह कहा है इजराइल के बारे में। अगेन ये स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमको एक इंसाइट मिलती है कि आज के समय भारत की विदेश नीति किस तरीके से फॉर्म हो रही है। इन्होंने ये कहा है कि देखो, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कई सालों से चलती आ रही है और बात भी यहाँ पर सही है। जब से इजराइल बना है 1948 में, तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि लगातार इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में रहा है। मगर यहाँ पे ऐड करते हैं कुछ पॉलिटिकल रीज़न थे, इंडिया में वोट बैंक का इशू था, उसकी वजह से इंडिया जो एक बार को बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकता था इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करके, हमने हमेशा इजराइल के साथ अपने रिलेशंस छुपा कर रखे, दबा कर रखे। और 2017 में इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये देश के पहले पीएम बने जो इजराइल की धरती पर गए और वहाँ पर इजराइल के पीएम से मिले। अब यहाँ पर आप पूछेंगे वेट, हिस्टोरिकली ऐसा क्या हुआ है कि इंडिया शर्माया है कि इजराइल के साथ हमारे रिलेशंस है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, जयशंकर साहब यहाँ पर हवा में बात नहीं कर रहे कि इंडिया इजराइल के साथ एंगेज करता था, मगर बहुत सीक्रेटली छुप के। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कई बार तो हमने इजराइल को ये कहा है कि हमको वेपन्स भेज दो, मगर बक्सों में लिखना मत कि ये इजराइल से आए हैं। ये एक्चुअली हुआ था 1962 की वॉर में। 1962 में आपको पता होगा इंडिया चाइना की वॉर हुई थी ना। वॉर के दौरान इंडिया को ऑब्वियसली वेपन्स की कमी महसूस हुई। इंडिया ने कई कंट्रीज को कहा कि आप प्लीज़ वेपन सेंड करिए, हमें इनकी आवश्यकता है आज के समय। जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी और ये कहा कि देखिए, वी आर इन नीड, आप हमारी हेल्प करिए, हमें हथियार भेजिए। इजराइल हमेशा से, इवन 1962 में आप अगर देखो तो इंडिया ने प्रॉपरली अपनी एम्बेसी ओपन करी नहीं थी इजराइल में। इंडिया ने ओपनली अपने रिलेशंस आप कह लीजिए डेवलप किए नहीं थे इजराइल के साथ, मगर इजराइल इंडिया की हेल्प करने को तैयार हो गया। इजराइल ने कहा कि ठीक है, हम आपको वेपन्स भेजेंगे। इवन दो इजराइल पर खुद काफ़ी बार आक्रमण किए जा रहे थे, सीरिया द्वारा, इराक द्वारा, आसपास के अरब कंट्रीज द्वारा, मगर इंडिया की एक कंडीशन थी। नेहरू साहब ने यहाँ पे चिट्ठी में ये लिख दिया। अगेन इस पर आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा द हिंदू का, इसको आप सर्च करेंगे इस आर्टिकल के टाइटल को, विद नेहरू राइटिंग टू इट्स पीएम इजराइल गेव आर्म्स टू इंडिया इन 1962। ये आपको आर्टिकल मिलेगा, इसमें साफ साफ ये बात लिखी है कि नेहरू जी ने लेटर में ये लिखा है इजराइल को कि आप हथियार तो भेज देना, मगर उसमें इजराइल का झंडा मत लगाना, हमारे यहाँ लोगों को पता ना लग जाए कि हमने इजराइल से हेल्प मांगी है। अब इजराइल ने जब ये बात सुनी, ऑब्वियस सी बात है किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री को चोट महसूस होगी। इजराइल के पीएम ने भी सेल्फ रिस्पेक्ट से यहाँ पर कहा, नहीं तो एक बार को फॉरेन पॉलिसी या फिर आप कह लीजिए फ्यूचर डिफेंस सेल के लालच में ना कोई कंट्री होता कहता कि ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, किसको पता लगना है, इजराइल के झंडे उतार के भेज दो। मगर इजराइल के पीएम ने उस वक्त एक स्टैंड लिया। इन्होंने इंडिया के पीएम को कहा कि अगर इजराइल का झंडा नहीं आएगा ना साथ में, तो इजराइल के हथियार भी नहीं आएंगे। और उसके बाद देखा गया कि जब इजराइल के हथियार इंडिया को मिले तो बक्सों पे एक्स्ट्रा लार्ज झंडे भी लगे हुए थे कि जी ये हथियार जो इंडिया को मिले हैं ये इजराइल से आए हैं। तो ये आप कह लीजिए एक एग्जाम्पल है। और ये जो इंडिया की पॉलिसी है कई सालों तक, कई दशकों तक चली, जहाँ पर सीक्रेटली हम मोसाद के साथ, इजराइल के साथ, इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री के साथ
थोड़ा बहुत कोऑपरेट भी कर रहे थे, मगर साथ ही साथ हम ये भी नहीं चाहते थे कि दुनिया ओपनली इंडिया को देखे एज ए फ्रेंड ऑफ इजराइल। मगर पिछले 7-8 साल में आप अगर देखो तो जब से इंडिया ने अपने रिलेशंस ज़्यादा ओपन किए हैं विद द कंट्री ऑफ इजराइल, हमको बेनिफिट इसका कुछ ही सालों में दिखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, साउथ एशिया में आप अगर मुझसे पूछे तो सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक ही आंसर दूंगा, पानी। हम पाकिस्तान में देख चुके हैं कि पानी की मिसमैनेजमेंट, वाटर मिसमैनेजमेंट से क्या तबाही आई है। पाकिस्तान की सरकार ने खुद एडमिट कर दिया है कि उनका देश 10 साल पीछे जा चुका है। कितनी बड़ी बात होती है, 1 दशक की तरक्की पाकिस्तान में मिट चुकी है। जो सड़कें बनाई थी, जो इनके गांव कनेक्ट हुए थे, एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। इंडिया में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इजराइल से सीखें कि वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन कैसे करते हैं। और इसीलिए इजराइल ने ना सिर्फ इंडिया के लिए एक स्पेशल वाटर अटैचे बना रखा है इन दिल्ली। इसका मतलब क्या है, वो अटैचे देखो होता है कि एक स्पेशलाइज्ड ऑफिस एक एम्बेसी में, तो मतलब कि दुनिया के किसी भी कंट्री में इजराइल ने ना पानी के मैनेजमेंट को लेकर इतनी सीरियसनेस नहीं दिखाई जितनी इन्होंने इंडिया के केस में दिखाई है। लिटरली आप कह लीजिए इजराइल के एक्सपर्ट्स हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं हमारी सरकार को कि कहाँ पे डैम्स बनाने हैं, किस तरीके से वाटर मैनेजमेंट आप कर सकते हो, पॉन्ड्स आप कहाँ पे बना सकते हो, रिजर्वायर किस टाइप के होने चाहिए। तो ये सब इजराइल ने 2020 से करना स्टार्ट किया है और इसका यहाँ पे आप देखोगे मेजर बेनिफिट इंडिया को दिखेगा आने वाले कुछ सालों में। उसके अलावा आप अगर देखें, हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इंडिया एक यूनिक ग्रुप का पार्ट होगा, I2U2, जिसमें यूएसए है, इजराइल है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और इंडिया है। फिर इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो, हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इजराइल के साथ हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे और यूएई, इंडिया, इजराइल तीनों मिलकर टारगेट रखेंगे कि आपस में ना $100 बिलियन का हम ट्रेड करेंगे बहुत ही जल्द। इसके बारे में यूएई और इजराइल दोनों कह चुके हैं कि 2030 तक ना ये तीनों कंट्रीज मिलकर $110 बिलियन का ट्रेड करना चाहती हैं, ये टारगेट है। और इसी के लिए आप देखोगे इसी साल में 2022 में इंडिया और इजराइल एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी साइन करेंगे। यूएई के साथ ऑलरेडी हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। अब हम 2022 में ये भी देख रहे हैं कि हमारे देश की बड़ी कंपनीज अब इजराइल के जो बंदरगाह हैं, जो इनके पोर्ट्स हैं, ये भी परचेज कर रही हैं। और इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट क्या आती है, इजराइल की तरफ से इनका मीडिया ये कहता है कि अडानी ने जो हाइफा पोर्ट एक्वायर किया है ना, ये एक स्ट्रैटेजिक परचेज है। इजराइल चाहता था कि इंडिया की कंपनी यहाँ पर आए और ये पोर्ट एक्वायर कर ले। यहाँ पर प्राइस हमने देखा ही नहीं कि क्या उन्होंने पैसा ऑफर किया है, क्या पैसा दिया गया था। प्राइस वॉज नॉट इवन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। मेन इशू ये था कि इंडिया की कंपनी होनी चाहिए जो हाइफा पोर्ट एक्वायर करेगी। ऑब्वियसली ये सब चाइना को दूर रखने के लिए किया गया था। तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, और ये सब बेनिफिट्स हम लोग पहले उठा सकते थे। ये बात जयशंकर साहब ने ओपनली बोली है कि जो काम हमने पिछले 7-8 साल में किया है, ये अगर 20 साल पहले हो जाता ना, तो इंडिया इजराइल के रिलेशंस आज के समय और ही लेवल पे होते हैं। डिफेंस के मामले में हम बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, बट अ लॉट ऑफ ईयर्स वर अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है कि एक कंट्री के जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, वहाँ पर लीडर्स अपने इंटरेस्ट ना देखें। इसके बारे में एक कोट है बाय वेरी फेमस जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जोसेफ नाई। इनके बारे में आपको पता होगा, जो आज के समय थ्योरी है ऑफ नियो लिबरलिज्म। इन्होंने इस थ्योरी को को डेवलप किया था और बिल क्लिंटन की सरकार के अंडर भी ये सर्व कर चुके हैं। तो इनकी ये फेमस कोट है कि राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट, ये प्री डिटरमाइंड होता है जियोपॉलिटिक्स या फिर उस कंट्री के इतिहास के हिसाब से। और जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करते, वो कंसर्न होते हैं अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखें तो एक बहुत ही ऑब्वियस बात है कि इंडिया के अच्छे रिलेशंस होने चाहिए विद द कंट्री ऑफ इजराइल, क्योंकि इससे इंडिया के लोगों का भला होगा ऑल टुगेदर। कोई सिंगल लीडर अपनी कुर्सी बचाने के लिए अगर इजराइल के साथ रिलेशंस खराब करके रखता है तो दैट इज बैड फॉर नेशनल इंटरेस्ट। तो खैर ये सब बातें बोली है जयशंकर साहब ने। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया है कि देखो देश की जो पॉपुलेशन है ये बहुत ही तेज़ी से ऑलरेडी गिर रही है। इनसे बेसिकली ये पूछा गया कि देश में हमको क्या कोई लॉ पास करना चाहिए जिससे पॉपुलेशन तेज़ी से गिर जाए, जैसे चाइना ने किया था एक टाइम पर कि 1 फैमिली 1 चाइल्ड, क्या वैसा लॉ इंडिया में लेके आए। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इस आइडिया के ये सख्त खिलाफ है।
फोर्स्ड पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक आबादी को ज़बरदस्ती गिरने की कोशिश करते हो तो इसके डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं, क्योंकि जब पॉपुलेशन फिर ज़बरदस्ती गिरती है तो उसके बाद स्टेबलाइज नहीं हो पाती। अब चाइना में आप अगर देखो, पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से गिर रही है कि इनकी सरकार चिंतित है। अचानक से हमने देखा है कि चाइना की सरकार ने अपने लोगों को छूट दे दी है कि ज़रा बच्चे पैदा करिए, शादी करिए, क्योंकि चाइना में शादी के जो नंबर्स हैं ये 1986 से लेकर अब तक सबसे लोएस्ट है। तो जयशंकर साहब ने यहाँ पर कहा है कि ज़बरदस्ती तरीके से जिन देशों ने अपनी आबादी कम करी थी वो आज के समय भुगत रहे हैं, उनसे हमको सीखना ये चाहिए कि नेचुरल तरीके से अगर आबादी कम होती है, मतलब कि अपने आप लोगों की एजुकेशन बढ़ती है, सोशल अवेयरनेस बढ़ती है, एक बेसिक कॉमन सेंस लोगों में आती है कि अगर हमारे कम बच्चे होंगे तो उनकी एजुकेशन पर, उनकी परवरिश पर हम ज़्यादा पैसे खर्च पाएंगे, उनका फ्यूचर ज़रा ब्राइट होगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब पॉपुलेशन में आ जाती है तो अपने आप पॉपुलेशन बैलेंसिंग हो जाएगी। सरकार को ज़बरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है, और फोर्स पॉपुलेशन कंट्रोल अपने आप में डेमोक्रेसी के हिसाब से भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि फोर्स्ड पॉपुलेशन कंट्रोल के मामले में क्या आप भारत के विदेश मंत्री से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन। इंडिया के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बिल्कुल ठीक बात की है। कुछ एक चीज़ें ऐसी होनी चाहिए एक रियासत को लेके, एक मुल्क को लेके, जिनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, जैसे इकॉनमी हो गई, डिफेंस हो गया और फॉरेन रिलेशन हो गया। अब अगर ये कह रहे हैं कि हम पिछले 75 सालों में इसराइल के साथ इतने ताल्लुकात बेहतर नहीं किए गए जितने करने चाहिए थे, तो यकीनी तौर पर इसमें वोट बैंक का बहुत ज़्यादा असर है। कांग्रेस की तरफ शायद इनका इशारा था, या फिर ऐसी जमातें जो मुस्लिम वोट बैंक रखती हैं उनका इशारा उनकी तरफ था, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि हमारे मुल्क जिस भारत में अगर हम इसराइल के हक़ में ज़्यादा जाते हैं तो यकीनी तौर पर जो मुसलमानों का वोट बैंक है वो फ़लस्तीन की वजह से उस पर ज़रब लगेगी। इसके साथ साथ हमें बहुत से इस्लामी मालिक में एंटी इसराइल बयानिया अच्छा खासा बिकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर भारत इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है, कुछ तो उसमें हिस्ट्री की बात है, जैसे 1962 की जंग का तस्करा किया गया कि उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने इसराइल के वज़ीर आज़म से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हमें असला दें, लेकिन उसकी निशानदेही नहीं होनी चाहिए कि कहाँ से आया है। इसमें शायद उनको यकीनी तौर पर, शायद नहीं यकीनी तौर पर उनको इस चीज़ का डर होगा कि अगर भारत के आम आवाम को पता लग गया कि भारत जैसे बड़े मुल्क ने इसराइल जैसे छोटे मुल्क से मदद मांग ली है, तो फिर यकीनी तौर पर इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और कौम नज़रियाती तौर पर भी इस बात के मानने को तैयार ही नहीं होगी कि भारत जैसे बड़े मुल्क की मदद इसराइल जैसा छोटा मुल्क कर रहा है। हालांकि इसराइल उस वक्त खुद जंगों में उलझा हुआ था। अब अगर मौजूदा वक्त में भारत के इसराइल के साथ इंटरेस्ट की बात की जाए तो पानी का जिक्र सरे फहरिस्त कहा गया और बताया गया कि अगर भारत के साथ इसराइल के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं तो फिर भारत में इसराइल वाटर मैनेजमेंट को लेकर बहुत अच्छे मंसूबे जारी करेगा, जो 2020 से ऑलरेडी कई मंसूबों पे काम भी हो रहा है। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने के बदले में पाकिस्तान को ऐसी ऑफर आज से 15-20 साल पहले मिल चुकी है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी कोई भी ऑफर कबूल नहीं की। अब भारत का इंटरेस्ट है, भारत यकीनी तौर पर करेगा। मैं तो ये सुन के हैरान हो रहा था कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे जो 2017 में पहली बार इसराइल गए। हालांकि 1947 में इंडिया बना, 1948 में इसराइल नाजायज़ तौर पर अपने इलाके पे काबिज हुआ। आज इसराइल अपने डिफेंस को भी लेके अच्छा खासा मजबूत हो चुका है और उसके पास अमरीकी आशीर्वाद की वजह से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है डिफेंस की। उसका एक एयर डोम डिफेंस सिस्टम है, वो भी बड़ा शानदार है। तो यकीनी तौर पर भारत का इंटरेस्ट है कि उसकी ज़राअत के मुताबिक भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए और डिफेंस के मुताबिक भी उसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। और भारत में इसराइल में भारत का असर रसूख बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और पिछले दिनों ही हाइफा की पोर्ट, जो इसराइल की कदीमी पोर्ट मानी जाती है, वो अडानी ग्रुप ने ले ली है, जिसकी वजह से इसराइल को वहाँ पर चाइनीज़ जो खतरा है और जो ईरान से खतरा है वो किसी हद तक कम हो गया। इसके साथ साथ U2I2 की बात की गई। ये भी एक ऐसा इत्तेहाद है जो पिछले दिनों में कुछ ऐसा पहले ही बनाया गया है और इसमें भी भारत, इसराइल, UAE और USA को करीब लाने की कोशिश की गई है। तो ये सारे मामलात एक तरफ भारत के इंटरेस्ट में हैं। मज़ीद रिएक्शन वीडियोस के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपका इंतज़ार और इस्तकबाल करेंगे। धन्यवाद। अगर वोट बैंक पॉलिसी की बात की जाए तो पिछले कुछ हफ्तों की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात का नोटिस ले लिया था और इस बात में मुदाखलत की थी कि अगर रियासती असम्बलियों के इंतखाबात के दौरान सियासी लीडर और सियासी जमातें लोगों से इतने बड़े वादे क्यों कर रही हैं जिसका बोझ उठाने के लिए कल को उनकी मईशतों को कर्जा लेना पड़े। जिस तरह के कहा जाता है कि अगर हम इस रियासत में जीत गए तो बिजली मुफ्त कर देंगे, पानी मुफ्त कर देंगे, फलां तरक्की कर देंगे, फलां तरक्की कर देंगे। हालांकि वो जानते होते हैं कि इस रियासत के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो इतना ज़्यादा बोझ उठा सके, लेकिन उसके बावजूद इन नेताओं की तरफ से और सियासी जमातों की तरफ से ऐसे ऐसे सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं
वोटरों को आकर्षित करने के लिए, जो कल को इन रियासतों की इकानमी के ऊपर बोझ बन जाते हैं। इसकी सबसे ताज़ा मिसाल हम पंजाब में देखते हैं, जहां पर पंजाब की पूरी जीडीपी का 52% उसके ऊपर कर्ज है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर बनने वाली जो इक़्तिदार बनाने वाली जमात है एएपी, आम आदमी पार्टी, उसने वहां पर आते साथ ही बिजली मुफ्त कर दी है। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आप अपनी सियासत चमकाने के लिए अपनी रियासत की इकानमी की कीमत देने को भी तैयार हैं। बिल्कुल इसी तरह फॉरेन पॉलिसी पे भी असरअंदाज होता है। कोई अगर एक नेता ऐसा आ जाता है जो किसी मुल्क के साथ खुसूसी ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उसके बाद में आने वाला कोई भी लीडर उस मुल्क के साथ ताल्लुकात नहीं रखता, तो यूँ जो इस मुल्क के लॉन्ग टर्म मफादात होते हैं उनको अच्छा खासा नुकसान पहुंच जाता है। अगर किसी मुल्क ने लंबे अरसे तक तरक्की करनी है और अपनी तरक्की को यकीनी बनाए रखना है, तो 3-4 मामलात के ऊपर उसको बिल्कुल ऐसा एग्रीमेंट सारी सियासी जमातों के साथ कर लेना चाहिए, डिफेंस के ऊपर, इकानमी के ऊपर, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर, कि किस इस डायरेक्शन में हमने इस तरह ही चलना है। कोई भी सियासी जमात जब भी इक़्तिदार में आएगी वो इसे बदलने की जरूरत ना कर सके, फिर ही सारे मामला सही होंगे। लेकिन भारत की डेमोक्रेसी अभी इतनी मजबूत नहीं हुई कि किसी सियासी जमात के आने या जाने से इन चीज़ों को फ़र्क ना पड़े। यही वजह है कि नेल्सन मंडेला ने कहा था कि सियासी रहनुमा अपना अगला इलेक्शन देखता है और लीडर अगली नस्ल को देखता है। बाकी रियासत के डंडे के जोर पे आबादी को कंट्रोल करने की बात की गई, ये बिल्कुल एक गैर फितरती सा अमल है। जब चाइना में ये कानून नाफिज हुआ था, वन चाइल्ड पॉलिसी वाला, तो उसके बाद से माशरे में बहुत ज़्यादा इस्तराब फैल गया था और उस ज़माने में बच्चे इतने ज़्यादा अगवा होना शुरू हो गए थे। जिसके घर बच्चा पैदा होता था, यानी लड़का पैदा होता था, तो उसको संभाल के रखना पड़ता था और बच्चों के अगवा होने के मुकदमात बहुत ज़्यादा हो चुके थे। अगर बेटी पैदा हो या बेटा पैदा हो, चॉइस ख़त्म हो जाती थी और एक बच्चे के ऊपर ही गुजारा करना पड़ता था, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा माशरे में तनाव पैदा हो गया था। तो ये किसी तौर भी अच्छी बात नहीं है कि आबादी को रियासत के ज़ोर पर कंट्रोल रखा जाए, बल्कि लोगों को इतना बाशऊर होना चाहिए कि उन्हें पता हो कि एक बच्चा हो, 2 बच्चे हों, जितने बच्चों का बोझ वो उठा सकते हैं उतने ही बच्चे पैदा किए जाएं और फिर उनकी अच्छे से तरबियत करके माशरे को एक अच्छा फ़र्द दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान, इंडिया, भारत और इन जैसे ममालक में ये चीज़ बहुत देखने को आ रही है कि लोग किस्मत आजमाते हुए कई बच्चे पैदा करते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा निकलेगा जो इनकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। उन 9, 10, 12 बच्चों में से कोई ऐसा निकले ना निकले, बाकी सारे ऐसे ज़रूर निकल आते थे जो इन वालिदैन के लिए परेशानी का बाइस बन जाते हैं। तो इस बात में खुद वालिदैन को बाशऊर होने की ज़रूरत है और हुकूमती मुहिमें ऐसी चलाई जानी चाहिए जहां पर कम बच्चों में भी ज़्यादा फ़ायदे दिखाए जाएं। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रखना चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।